सुप्रभात बच्चों, आप लोग कुशल पूर्वक होइएगा। प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप लोग ये अपना क्लास देखते होइएगा, सारी बात भली भांति समझते होइएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आज की जो पढ़ाई आपकी होने वाली है, आपका भी लगभग सिलेबस 10 चैप्टर तक पढ़ाना था और 10 चैप्टर तक मैं पढ़ा ही दिया। अब इस बुक से हमें आगे नहीं बढ़ना है, अब हमें व्याकरण से आगे बढ़ना है। और व्याकरण सोमवार से आपको व्याकरण की पढ़ाई होगी। सोमवार से आपकी पढ़ाई होगी व्याकरण की। तो आज जो है सो मैं आपको एक टॉपिक तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इस पर घंटों 2 घंटा तक बोला जा सकता है, लेकिन मैं इसे संक्षिप्त रूप में इस टॉपिक का केवल सारांश आपको समझाने जा रहा हूँ। और टॉपिक है डॉरी एक्ट, अर्थात दहेज प्रथा, दहेज कानून, है कि नहीं। डॉरी एक्ट जो है, दहेज प्रथा, दहेज कानून, तो ये तो सरकार ने ये एक्ट बनाया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में यह दहेज प्रथा बहुत पूर्व से चली आ रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि राम चारों भाइयों की जो शादी हुई थी, जनकपुर के राजा जनक की चारों कन्या के साथ, तो धनुष से यज्ञ में ये लोग उपस्थित हुए थे और धनुष को तोड़ दिया गया, जिसके कारण शादी तो हो गई, शर्त के अनुसार शादी तो हो गई, लेकिन विधिवत शादी जो हुआ, पुनः दशरथ के दरबार में जनक जी के द्वारा स्पेशल हजाम को भेजकर संवाद दिया गया कि आपके चारों राजकुमारों की शादी हमारे चारों राजकुमारियों के साथ हो चुका है। यह विधि सम्मत, विधि के अनुसार हो चुका है, लेकिन रीति रिवाज के साथ जो शादी का जो तौर तरीका होता है, रीति रिवाज होता है, उसके अनुसार आपको मैं जनकपुर आने का जनकपुर आने के लिए निवेदन करता हूँ कि आप आएं और चारों राजकुमारों की शादी हमारे चारों राजकुमारियों के साथ विधिवत धूमधाम से संपन्न कराया जाए। हालांकि दशरथ पूरे धूमधाम से सभी बच्चों को अपना ले गए, वहाँ पूरे बाजा गाजा बारातियों के साथ गए, शादी हुई। इस अवसर पर राजा दशरथ ने जनक से दहेज के नाम पर कुछ नहीं मांगा, दहेज के नाम पर 1 पैसे भी नहीं मांगा। स्वतः राजा जनक ने 1000 घोड़े, 1000 हाथियाँ, क्या क्या ना पूरा दे करके राजा
दशरथ के दरबार को भर दिए। तो ये स्वेच्छा से। तो दहेज की परिभाषा है कि शादी के अवसर पर वर पक्ष शादी के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो भी वस्तुएं स्वेच्छापूर्वक प्रदान की जाती है उसे दहेज कहते हैं। दहेज को रखिए सहेज के, क्योंकि वह सरकारी चीज है, वो ससुराली चीज है ना। तो दहेज इसी को कहते हैं। दहेज की परिभाषा है कि शादी के अवसर पर कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को जो भी वस्तुएं स्वेच्छापूर्वक प्रदान की जाती है उसे दहेज कहते हैं। तो दहेज तो बहुत पवित्र शब्द है, यह अपवित्र कहाँ है? लेकिन इसकी गरिमा को, इसके सार्थकता को, इसकी यश को, इसकी कृति को, इसकी प्रसिद्धि को हम लोगों ने दूषित कर रखा है। आज दहेज का नाम सुन करके ही लोगों के रोंगटे उठने लगते हैं, है कि नहीं? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जब लड़की सयानी होती है तो लड़की के पिताजी को एकदम ये बात के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं कि दहेज तो देना ही पड़ेगा, चाहे जहाँ से दें, घर द्वार बेच के दें, जमीन जथा बेच के दें, ऑर्नामेंट बेच करके दें, फसलें बेच करके दें, चाहे जैसे दें, देना तो पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, लड़की वाले उजड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, दहेज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा राक्षस है, जो दहेज रूपी राक्षस मुंह बाए खड़ी है। कब वैसा व्यक्ति मिलेगा जो इसको निगल जाए। ये बात हमेशा याद रखो कि यह परस्पर है। तुम अगर किसी बेटी वाले को आदर सम्मान नहीं देते हो, उसको रुला देते हो अपने दरवाजे पे, तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं। याद रखो, टिट फॉर टिट, भगवान का हाथ बहुत बड़ा है। वह समय का इंतजार तुम भी करो कि तुम भी जब अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए वर ढूंढने जाओगे, तुम भी उसी तरह तुम्हारे आंख से भी आंसू गिरेंगे। इसीलिए ये तो परस्पर है। जिसके घर में लड़की है उसके घर में लड़का भी है, जिसके घर में लड़का है उसके घर में लड़की भी है। आज हम किसी लड़की वाले को सहूलियत देंगे तब न मेरी लड़की को भी कोई सहूलियत देने के लिए तैयार होगा। आप किसी को सहूलियत दीजिएगा ही नहीं, फिर आपको सहूलियत कौन देगा? तो ये बिल्कुल गलत बात है। शादी का अपना एक खुशी का माहौल होता है, उसमें लड़की कन्या जो है जो कि वर के घर में जाती है। अब तुम ही बताओ, जिस लड़की का जन्म अपने मैके में हुआ, सब दिन उसके माता पिता
उसके परिवार के द्वारा लालन पालन किया गया, है ना, उसको पढ़ाया लिखाया गया इतना बड़ा करके, और तब वह तुम्हारे हवाले सुपुर्द कर रहा है। इससे बड़ा दहेज क्या होगा? और यही दहेज के कारण बहुत से दाम्पत्य जीवन जो है जो खतरे में पड़ जाता है। लड़के के बाप को चाहिए पैसा, चाहे लड़की जैसी भी हो, पैसे के बल पर वो लड़की को, वो अपने लड़के को के गले में ढोल बांध देते हैं। शादी के बाद लड़की को रखना है लड़के को, न कि लड़के के बाप को। लड़के के बाप को तो पैसा से मतलब है, पैसा लिया, उल्लू सीधा किया, अपना जो है जो कि लड़के के गले में एक ढोल बांध दिया। अब जब दोनों का विचार नहीं मिले, दोनों एक दूसरे को नहीं प्रेम करे, तो ये जीवन क्या हो जाएगा? दोनों के बीच नरक हो जाएगा। हमेशा आपसी कला, लड़ाई झगड़ा, ताना वाना, तो दोनों का जीवन न खराब हुआ। इसके मध्य में क्या है? इसके बीच में क्या है? पैसा। पैसा का लोभ हम नहीं करते। लड़के के मनपसंद लड़की होती तो इसकी शादी अवश्य हो जाती है, और शादी होती और प्रेम से दाम्पत्य जीवन मने होता, दोनों का चलता। यहाँ तो पैसा लेकर के, और लड़का के अनुरूप लड़की नहीं है, या ऐसा भी देखा गया है कि लड़का कुरूप है, उसके पास अथाह संपत्ति है, और कोई अपने राजकुमारी को उस संपत्ति के लोभ पर उस सुंदर से सुंदर कन्या को उस कुरूप लड़के के हैंड ओवर कर देती है। अब बतलाओ, धन दौलत से उसको क्या मतलब है? धन दौलत तो बाद की प्राथमिकता है। पहले की तो प्राथमिकता है कि हर लड़की को अपने मनोनुकूल लड़का चाहिए। शादी की सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लड़की के मन के अनुकूल लड़का होना चाहिए, और लड़का के मन के अनुकूल लड़की होनी चाहिए। अगर ये दोनों का मनोनुकूल हुआ तो दाम्पत्य जीवन सुखी, सुंदर, सुखमय, सुखद, शांति से उसका जीवन कटता है। और जहाँ शांति मिलती है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी शांति है तो बहुत कुछ है। और इतने बड़े संसार में लड़का तो कमाइए न लेगा। एक ये भी विचारधारा है लोगों में। एक विचारधारा है कि लड़का चाहे कोयला क्यों ना हो, है कि नहीं, वो जो है जो उसका फिजिकल बॉडी कंस्ट्रक्शन बेकार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास धन दौलत है, रिचेस्ट पर्सन है समाज का, लैंड लॉर्ड है, काफ़ी जो है जो कि 25-50 बीघा जमीन है उसके पास, और लड़का जो है जो कि महाकुरूप है, तो ऐसे भी गार्जियंस होते हैं जो कहते हैं कि तो लड़के का प्रॉपर्टी है, लड़की कभी भूखे नहीं मरेगी। तो लड़की तो भूखे नहीं मरेगी, लेकिन उसके मन की संतुष्टि तो नहीं होगी। तो क्या होगा? उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन में दरार उत्पन्न होगा, और दरार होगा, ये रूप बहुत बड़ा ले लेगा। उसका धन दौलत लड़की का कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए
बहुत सूक्ष्म चीज़ है कि नहीं। और इसमें कभी भी दहेज का कोई जिक्र नहीं होनी चाहिए। दहेज अगर लड़की वाले देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं, तो सहर्ष स्वीकार भी कर लेना चाहिए, अन्यथा कोई डिमांड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको मैं कहा कि जिस लड़की की शादी हो रही है वो लड़की कहीं जन्म कहीं ली, पढ़ी पली बढ़ी पढ़ी लिखी सब कहीं और वो अब सदा के लिए किसी दूसरे के हैंड ओवर हो रही है। माता पिता को कितना कष्ट होता होगा उस समय, बिदागड़ी के समय, कि अब ये लड़की से मेरा रिश्ता नाता तो रहेगा ही आजीवन, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा। लड़की उसके समक्ष 24 घंटा नहीं रहेगी। कभी 6 महीना, साल भर, 2 साल पर वो आएगी, 2 दिन 4 दिनों के लिए आएगी। 2 दिन 4 दिन में अपना उससे बातचीत जो हुआ सो हुआ, उसका पुनः चली जाएगी वो। तो बतलाओ कि इतना बड़ा लड़की वाला सेक्रीफाई करता है कि पोस्ट पास करके तैयार करके और तब तुमको सुपुर्द कर देता है, बावजूद इसके तुम दहेज मांगते हो। यह बिल्कुल समाज की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़ी खामी है, जिसके कारण समाज की बहुत सी बेटियां हर साल फांसी लगा लेती है, या उसे जहर खिला के मारा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं और दोनों के जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। क्या लड़की का संबंध विच्छेद हो गया लड़का से, तो क्या लड़का तन्हा नहीं हो गया? लड़का भी तो तन्हा हो गया। अब तो एक शादी होती ही नहीं है, मुँह फाड़े लोग बैठा हुआ है, और दूसरी शादी कहाँ से होगी तुम्हारी? इसका मतलब मोटा मोटी मिला जुला करके दोनों का खत्म, जिंदगी, दोनों का जिंदगी खत्म। तो आज की पढ़ाई बस इतनी ही रही। एक छोटा सा टॉपिक मिला, उस पर मैं कुछ प्रकाश डाला, आपको समझाया, आप भी समझ गए। और आपको समझाने का मेन उद्देश्य मेरा है कि आप एक अच्छे स्कूल के अच्छे विद्यार्थी हैं, है ना, आप विवेकवान विद्यार्थी हैं, आप में भी विवेक है, बुद्धि है, सब चीज़ है। आप उस समाज को सुधारिए, अपने घर को सुधारिए, समाज को सुधारिए। इस तरह करने वाले लोगों के विचार को बदलिए और ये दहेज प्रथा का नामो निशान मिटा दीजिए। ये पढ़े लिखे व्यक्ति के प्रयास से ही संभव है। तो आज की पढ़ाई यहीं पे मैं स्थगित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।